हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा जो एक लॉ का टेस्ट हुआ था जिसका नाम था अंबा, और जिसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे शेयर्स, डिपॉजिट्स एंड बेसिक्स। ये तीन चीज़ों का टेस्ट हुआ था। आजकल जो हमारा टेस्ट चल रहा है उसका नाम है आकाश, जिसका अगला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंबा टेस्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अंबा टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को टाइम लिमिट जो दी थी सॉल्व करने के लिए वो था 80 मिनट्स। ध्यान रखना ये टाइम लिमिट में ऐसे तुक्के तीर तुक्के में नहीं दी जाती, इसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, तो उस टाइम लिमिट का बड़ा ध्यान रखिया करिएगा। और जैसे आजकल आकाश में जो टाइम लिमिट दी हुई है वो 70 मिनट की दी हुई है, तो प्लीज उस टाइमलाइन को जरूर 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 कंप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, लिखा भी हुआ, प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो दिस टाइमलाइन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहले जो क्वेश्चन थे वो सेक्शंस, कोशिश यही है कि सेक्शंस को रिकॉल कराया जा सके, तो सेक्शंस को रिकॉल कराने के लिए मैं सेक्शंस पूछ रहा हूं कुछ टेस्ट में, जैसे सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 41 एंड सेक्शंस ऑफ मैनेजर। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सेक्शन ऑफ बायबैक जो है 67 लिखा है, वो 68 है। अच्छा, बोनस शेयर्स वगैरह ये सबके सेक्शन। अच्छा, कुछ के रूल्स नंबर भी ध्यान रखने हैं आपको, तभी मैंने जानबूझ के लिखे हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल वही रूल नंबर याद करने को कह रहा हूं मैं आपको, जैसे 1% कंपनी का रूल, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन का रूल नंबर, स्वेट इक्विटी का रूल नंबर, ये बड़े रेलेवेंट रूल्स नंबर है, तो आपको ये जरूर याद करना, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं, आइएगा, ये हमारी एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडी नंबर 1। अब इस टेस्ट में जो मैंने केस स्टडी रखी है वो सारी की सारी वो केस स्टडी रखी है जो कि इस बार के एग्जाम में, मींस आपका जो सितंबर 24 का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछे गए थे, तो वही के वही सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। चलिए इनके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं एक बार। हाँ जी, कहता है जी, केस स्टडी नंबर 1, एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया पब्लिक से टू द ट्यून ऑफ ₹70 lakhs ऑन 1st of May 21 फॉर अ पीरियड ऑफ 36 months at an interest rate of 10% per annum. The repayment would be made on 30th April 24. It has complied with all the statutory requirement for acceptance of deposit. ठीक है। One of the depositor boy was in urgent need of the money as his son wanted to pursue his higher education abroad. His total deposit with the ABC Publication Limited 10 lakhs. On 1st of June 22, he sent his request to the company asking for the premature repayment. Another depositor, you had deposited 6 lakh in his own name. On 18th of September 22, he sent an application to company to change the name on his deposit and make it a joint holding in the name of himself, his wife and 2 children. गलत है, क्योंकि joint deposit maximum 3 नाम पे हो सकता है। The company is contemplating the request received from its depositor. In addition to the deposits received from the public, the company has also raised fund by the amount received from a public sector bank by the issue of the bonds and debentures amount against the issue of the commercial paper which were issued according to the guidelines issued by RBI. On the basis of the given fact and applying the applicable provisions and rule thereunder, choose the correct answer. हाँ जी, पहला था, the banker of the ABC Publication Limited wanted a list of deposit accepted by the company. Advise the company on what among the following constitute deposit. तो आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा डिपॉजिट है कौन सा नहीं है। सेक्शन रूल नंबर 21C पे आधारित क्वेश्चन था कि कौन सा डिपॉजिट है और कौन सा नहीं है। तो अमाउंट रेज थ्रू द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, तो क्या ये डिपॉजिट, एडवाइज द कंपनी ऑन व्हाट अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट डिपॉजिट। अच्छा, इनमें से कौन सा डिपॉजिट है। अमाउंट रेज थ्रू द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, देखो जी, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू अगर मैं अमाउंट कहूं तो अगर वो लिस्टेड होते हैं तो वो डिपॉजिट नहीं है, सिक्योर्ड होते हैं वो डिपॉजिट नहीं है। अब यहाँ पे ये लिखा ही नहीं हुआ कि लिस्टेड है, सिक्योर्ड है, क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, फिर any amount interest bearing amount received and held in a trust, non interest bearing amount जो भी आपको ट्रस्ट में रिसीव होता है वो भी डिपॉजिट नहीं होता। फिर सी पॉइंट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, भाई ये तो मुझे पता है, ये डिपॉजिट होता ही होता है, सी वुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। फिर अमाउंट रेज थ्रू द इशू ऑफ द कमर्शियल पेपर, ये भी डिपॉजिट नहीं होता, ठीक है जी। चलिए, ये 21C रूल पे आधारित क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एडवाइज एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड रिगार्डिंग द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट डेट कैन बी रीपेड टू मिस्टर वाई। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो बड़ी जंग चली थी भाई साहब। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे ही इसके आने शुरू हुए थे इस बार के टेस्ट में
इस बार के पेपर के बाद, तो दो धड़ों में कुछ टीचर बट गए थे। एक धड़ा कहे कि आंसर होना चाहिए सी, एक धड़ा कहे आंसर होना चाहिए डी। मैं किस धड़े को लीड कर रहा था? सबसे पहले आंसर यूट्यूब के ऊपर मैंने ही बनाया था, तो वो आंसर मैंने सी कहा था। उसके बाद कुछ टीचर्स जागे, उन्होंने कहा नहीं 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 डी होना चाहिए। फिर कुछ एक ने ज्वाइन किया मुझे, कुछ एक ने ज्वाइन किया इन्हें। अभी तक इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आया नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नोबडी नोस। तो फिलहाल मैं पूरा पिक्चर आपके सामने रख देता हूं। हुआ क्या था, अगर तो आप प्री मेच्योर डिपॉजिट की प्रीपेमेंट लेते हैं, मतलब आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने 36 महीने का डिपॉजिट दिया था बट आप मुझे 24 महीने बाद पे कर दीजिए, तो पहली बात तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट -1% हो जाएगा। यानी कि जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है उस पर -1% कर दीजिए। तो जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 10 - 1 = 9% हो जाएगा। तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म, अब रहेगा सी और डी। दूसरा, यहीं पर लिखा है एक सेंटेंस लॉ के अंदर कि देखो जी, अगर आपका डिपॉजिट 6 महीने से कम चला है तो कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, और 6 महीने से अगर ज्यादा चला है तो आपको पूरा साल का डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अब यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो सी और डी दोनों ही गलत है, प्रॉपरली दोनों ही गलत है। ना सी सही लिखा है ना डी सही लिखा है। आंसर कुछ और होना चाहिए था। कैसे? आंसर होना चाहिए था 12 मंथ, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था। उसने 12 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। जैसे वाई पे आइएगा, क्या हुआ वाई का? ये देखिए, वन ऑफ द डिपॉजिटर मिस्टर वाई was in urgent need of the money as his son wanted to pursue his higher education abroad. His total deposit with the ABC Publication Limited was 10 lakh. On 1st of June 22, he sent his request. 1 जून 2022 को उसने रिक्वेस्ट भेजी है। कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कब किया था? 1 मई 2021 को। यानी कि रिक्वेस्ट कब भेजी गई है? 1 मई 2021 से 30 अप्रैल तक हो गए 12 महीने, फिर मई 13 महीने, फिर जून में रिक्वेस्ट कर दिए इसने। यानी कि 13 महीने तक इसने डिपॉजिट रखा अपने पास, 13 महीने तक। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12 महीने का मिलेगा, क्योंकि वो जो 13वां महीना उसका तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक होगी ना इतनी बात? तो फिर 13 महीने का इंटरेस्ट, 13 महीने तक इसने पैसा रखा है 10% के हिसाब से। 10 - 1 = 9%। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने इसका आंसर कहा डी ऑप्शन, मतलब 9% कहा, उनका लॉजिक सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी 1 मई से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 मई से लेकर 31 मार्च का इंटरेस्ट मिलेगा, और इस हिसाब से आपका 9 महीने बनता है। और मेरा लॉजिक ये बनता है कि 1 मई से लेकर 31 मई तक का आपको इंटरेस्ट मिलना है। जून के महीने का मतलब ये 13 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलना है, हालांकि मिलेगा 12 महीने का ही, क्योंकि 13वें महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो लॉजिकल करेक्ट आंसर शुड हैव बीन सी। ये मेरा व्यू है और बाकी कई टीचर्स का भी व्यू है, परंतु कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो डी व्यू लेके चल रहे हैं। अब कहा नहीं जा सकता कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बट मेरे व्यू में आज की डेट में सी ऑप्शन बनता है। और यही मेरा व्यू कैसे बन रहा है, एकदम स्ट्रिक्ट कानून की लैंग्वेज को अगर मैं पढ़ूं तो उसको देखकर पढ़ रहा है कि भैया 13 महीने का आपका डिपॉजिट चलता है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलने का कोई कानून नहीं है कि 31 मार्च तक चलेंगे फिर उसके बाद अगले साल का देखेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। जब आपने 1 मई को एक्सेप्ट किया तो 36 महीने, मतलब 1 मई से 30 अप्रैल 2000, जो भी अगले 36 महीने बाद 30 अप्रैल आता है वहां तक चलेगा। उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, ना कि फाइनेंशियल ईयर टर्म्स में। ठीक है, तो मोर करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एडवाइस एबीसी लिमिटेड रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर यू। मिस्टर यू की रिक्वेस्ट क्या है? ज्वाइंट डिपॉजिट की रिक्वेस्ट है। तो ज्वाइंट डिपॉजिट की रिक्वेस्ट को आप क्या कह सकते हो? द डिपॉजिट कैन बी हेल्ड जॉइंटली बाय मिस्टर यू एंड एनी 2 मेंबर्स ओनली, क्योंकि मैक्सिमम 3 नाम पे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वो जैसे चाह रहा है अपने वाइफ और 2 बच्चों, वो तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। चलिए आगे। फिर केस स्टडी नंबर 2 कहता है कॉम्बैट गेमिंग लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विद अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान। टू इंप्रूव इट्स गेमिंग सॉफ्टवेयर कंपनी वांटेड टू अप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन भी इसी बार का था। इन ऑर्डर टू रेज मोर फंड टू मीट द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स। इट इशू प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी व्हिच आर प्रॉपर्ली डेटेड एंड साइंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एंड डिलीवर्ड देम टू द आरओसी। आरओसी ऑन द वेरिफिकेशन फाइंड दैट द particular in the prospectus was incomplete and issued a notice to the company saying that the prospectus is invalid
invalid. Hence the director scrutinized the document, and during the scrutiny it was observed that CA found that there was a mistake in one of the document delivered to the ROC, and hence altered that on 29 September. Analyze based on the above scenario. Answer the following question. पहला, Combat Gaming Limited has to deliver the required document along with the appropriate fees too. अब ये Combat Gaming क्या है जरा देख लीजिएगा. इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, यानी कि फॉरेन कंपनी है विद अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान. मतलब फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी की क्लासिफिकेशन में आ गई. अब याद करो कि फॉरेन कंपनी जितने भी डॉक्यूमेंट है किसके पास जमा कराती है? आरओसी दिल्ली के पास. जिस स्टेट में वो है वहां पर नहीं, बल्कि हर डॉक्यूमेंट आरओसी दिल्ली के पास रजिस्टर्ड होता है. क्लियर हो गई इतनी बात? तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. आरओसी न्यू दिल्ली. ओहो, कंपनी लॉ बोर्ड, ये कहा निशान लगा रहा हूं मैं. आरओसी न्यू दिल्ली, आरओसी न्यू दिल्ली, यानी कि सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. चले फिर क्वेश्चन नंबर 5. According to the company's registration of the foreign company rule, which of the following document shall not be annexed to the prospectus? हाँ जी, जब हम prospectus की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच अनेक्स्ड करने की जरूरत नहीं है? कंसेंट टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है. स्टेटमेंट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो कहीं नहीं आता. चलिए, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं, ये सब कुछ आता है, बट स्टेटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कहीं से नहीं आता. चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. कॉम्बैट गेमिंग लिमिटेड हैज मेड ऑल्ट्रेशन इन द डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड टू द रजिस्टर्ड. दे शैल इंटीमेट द आरओसी बाय कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है, फॉर्म नंबर FC2 के अंदर. ठीक है जी. अब ऑल्ट्रेशन कब हुआ है? 29 सितंबर में. अगर 29 सितंबर को हुआ है तो 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है. 29 सितंबर के बाद 30 दिन, तो हमारा बना 29 अक्टूबर. 29 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर. लो जी, ये लो जी, 30 दिन के अंदर ऑल्ट्रेशन इन्फॉर्म करना पड़ता है. चलिए आगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सुपर ब्रेन कोचिंग लिमिटेड वाज एंगेज इन द ऑफलाइन कोचिंग ऑफ द स्टूडेंट फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. It was one of the pioneer in its field. It suffered losses due to the various social and government restriction imposed on the study center. On account of this, it defaulted in the repayment of the term loan for the first 2 quarters. However, the Superbrain Coaching Limited adopted itself to the changing circumstances, shifted to online mode of coaching, and revised its financial statement. On 31st December, it cleared all the dues and regularized the term loan. Superbrain Coaching Limited want to issue equity share with the differential voting right. याद करो जी, पहले टर्म लोन में डिफॉल्ट हुआ था. यस, ये टर्म लोन में डिफॉल्ट हुआ. ओके, डिफॉल्ट हुआ था कब? 23-24 में. अच्छा, फिर सुपरब्रेन कोचिंग लिमिटेड अडॉप्टेड इटसेल्फ टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंस. ऑनलाइन मोड में आए. 31 दिसंबर को इन्होंने सारे डिफॉल्ट क्लियर कर दिए थे. यस, अब ये डिफरेंशियल शेयर्स लाना चाहते हैं, इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग पावर. हमारा कानून कहता है इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग पावर का कि अगर आपने टर्म लोन में रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो फिर जब आपने डिफॉल्ट सही किया, सही करने के बाद जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने सही किया उसके 5 साल बाद आप इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग पावर इशू कर सकते हो. तो यानी कि आपने इसे सही कब किया है? 31 दिसंबर 2023, मतलब 23-24 में आपने इसे ठीक किया है. तो यानी कि 5 साल रुक जाओ आप, मतलब 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, यानी कि ये 5 साल रुक जाओ. तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2029 को आप ये इशू ला सकते हो. यस, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2029. तो ये लो जी, 7th का आंसर आपका आया बी. ठीक हो गई इतनी बात भी. चले, ये आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में मिल जाएंगे. अच्छा, फिर हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज थे. ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो थे वो डिपॉजिट के चैप्टर के ऊपर आधारित थे. ये सारे के सारे थे, और इनमें से कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो आज तक अभी पेपर में पूछा गया हो, क्योंकि ये सारे मेरे द्वारा ही डिजाइन किए गए थे. एंड अभी तक ये पेपर में पूछे नहीं गए हैं, मगर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन कई आ रहे हैं. तो ध्यान रखना, अब मेरे द्वारा डिजाइन किए गए थे, इसके 2 इंटरप्रिटेशन निकल गए. ये पेपर में नहीं आएंगे या फिर अभी तक नहीं आए. तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक नहीं आए तो आने की संभावनाएं हैं, ध्यान रखना पूरी. ठीक है, चलिए. पॉलिस्टर ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम रचना, हु इज वन ऑफ द डायरेक्टर.
एडवाइज वेदर इट इज अ डिपॉजिट और नॉट। अच्छा, पहली बात तो डिपॉजिट किससे लोन रिसीव हुआ है? डायरेक्टर से। डायरेक्टर किसका? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर से या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर के रिलेटिव से भी अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड होता है तो डिपॉजिट नहीं होता, प्रोवाइडेड एक अंडरटेकिंग अगर आ जाए। अंडरटेकिंग क्या होती है कि मतलब ये पैसा उन्होंने बोरो वगैरह नहीं किया है। तो नो, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर फर्निशेस अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग दैट अमाउंट इज नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ द फंड एक्वायर्ड बाय हिम बाय द वे ऑफ बोरोइंग। लो जी, तो फर्स्ट का आंसर वुड बी सी, वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इज इट इन ऑर्डर फॉर द डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंस लिमिटेड मतलब एनबीएफसी की बात हो रही है, टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक? भाई याद करो, एक तो होती है एलिजिबल कंपनी जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसके अलावा कौन एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक से डिपॉजिट? बैंकिंग कंपनी कर सकती है, यस यस। और उसके अलावा कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एक्सेप्ट कर सकती है, यस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक, वो भी कर सकती है। तो इसका मतलब यहां पर एनबीएफसी है एंड तो क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? सोचो जी, क्या एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एलिजिबल कंपनी है 76 में। नो, प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। नो, ऐसा कुछ नहीं है, तो दे आर एलिजिबल। यस यस यस। आगे क्वेश्चन नंबर 3। 5 lakh raised by the Rishi Limited through issue of the non-convertible debenture, non-convertible debentures। अच्छा, not constituting a charge on the assets of the company। ओहो, अगर ये convertible debenture होते तो ये डिपॉजिट ना बनता, फिर अगर इन पे चार्ज होता तो ये डिपॉजिट ना होते, मगर ना तो ये कन्वर्टेबल है ना ये ना इनके ऊपर चार्ज है, तो यानी कि डिपॉजिट बनते जा रहे हैं ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी एंड लिस्टेड ऑन द, और क्योंकि ये लिस्टेड है तो इसका मतलब इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है किसके द्वारा? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो क्या ये डिपॉजिट बन सकते हैं? नहीं, ये डिपॉजिट नहीं बन सकते, तो इसका मतलब नो, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डिपॉजिट। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। रुपीज 1,20,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर टी, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज ड्रॉइंग एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 1,50,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग। ओ, अगर आप नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नेचर का अगर कोई रिसीव करते हैं अमाउंट अपने एम्प्लॉय से, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरी, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाता। बट आपने तो इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड किया है। इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड करने के कारण क्या मैं कह सकता हूं कि ये डिपॉजिट है? यस, क्योंकि इंटरेस्ट बियरिंग है। और दूसरा, आपकी एनुअल सैलरी कितनी है? 1,50,000 एंड 1,20,000। अच्छा, एनुअल सैलरी से ज्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी ये इंटरेस्ट बियरिंग है। अच्छा, ये यहां पर ये लाइन का लॉजिक नहीं है, इस लाइन का लॉजिक नहीं है, इट इज अ इंटरेस्ट बियरिंग, तो इसलिए डिपॉजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अमाउंट ऑफ रुपीज 3 lakh रिसीव्ड बाय ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी होता तो अलग कॉन्सेप्ट होता, बट रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लिमिटेड में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिक्लेयर्ड बाय द डिपॉजिटर एज आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम हिज मदर, डिसाइड वेदर डिपॉजिट, क्या ये डिपॉजिट है? देखो जी, आपने अपनी मदर से रिसीव किया है, आप कौन है? रिलेटिव हैं। रिलेटिव किसके हैं? किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। तो फिर मैंने कहा जी रिलेटिव ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा, बट रिलेटिव ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी से तो कोई एग्जम्पशन नहीं है ना ऐसी, तो इसका मतलब ये डिपॉजिट होगा। यस, क्योंकि ऐसी एग्जम्पशन केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर को मिली हुई है बस, कि वो डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है ना। आगे, डिसाइड एज टू विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिट, इनमें से कौन सा डिपॉजिट है आपको ये बताना है। ओके, चलिए। एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ द कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर डिपॉजिट्स में नहीं आते, तो ये नहीं है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, नहीं, इंटर कंपनी आपस में डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आती। एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड पर्सुएंट टू द ऑफर मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टुवर्ड द सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट फॉर मोर देन 60 days। मोर देन 60 days। अच्छा, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, मल्टी, ये भी डिपॉजिट नहीं है। केवल सी पॉइंट में मुझे डिपॉजिट लग रहा है, बट इससे रिलेटेड कानून क्या है कि अगर आपको अमाउंट एप्लीकेशन का रिसीव होता है तो 60 दिन में अलॉटमेंट कर दो, नहीं कर पाते तो अगले 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर दो, और अगर पैसा वापस नहीं कर पाए 75th डे तक, तो फिर 76 डे से ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा। और वर्ड लिखा है फॉर द अलॉटमेंट मोर देन 60 days, तो मोर करेक्ट ऑप्शन वुड बी, सबसे ज्यादा नजदीक सी बनता है, क्योंकि ए, बी और डी तो डिपॉजिट है ही नहीं। सी में क्योंकि मोर देन 60 days है तो उसमें 76
फिक्स्ड डेज भी आता है, तो यहां पर एक क्लोज कंटेस्ट जा रहा है। जानबूझ के आईसीआई ऐसे टांग अड़ा अड़ा के आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग को ओपन रखना है वहां पर। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिसाइड एज टू विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिट्स। हाँ जी, इनमें से कौन सा डिपॉजिट है? एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अंडर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये डिपॉजिट नहीं होता। एनी इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड, अगर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होता तो डिपॉजिट ना होता, बट इंटरेस्ट बियरिंग है तो ये डिपॉजिट है। अच्छा, फिर उसके बाद any amount received for the purpose of business of a company as an advance for the supply of goods or service, deposit नहीं है। any amount received by a निधि company, ये deposit नहीं होता, तो B is a deposit amount। ठीक है जी, आगे decide as to which out of the following is deposit। हाँ जी, इनमें से कौन सा deposit है? any amount raised by the issue of non convertible debentures not constituting a charge on the asset and listed on a recognized stock exchange, तो ये deposit नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे सुरक्षा प्रदान कर दी गई है recognized stock exchange के ऊपर, ये लिस्ट है। any amount received as a loan or facility फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के पास अपनी सुरक्षा के प्रावधान होते हैं, उनके पास अपनी क्रेडिट टीम होती है, तो उनके द्वारा लैंड किया गया अमाउंट डिपॉजिट नहीं होता। सेम इज देयर विद द फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द पीएफआई, वो भी डिपॉजिट नहीं होता। बट अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विदाउट एनी चार्ज, हाँ ये फंस गए, ये डिपॉजिट है, इसको सुरक्षा की जरूरत है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, डिसाइड एज टू विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिट्स। हाँ जी, इनमें से कौन सा डिपॉजिट है? ओके, कौन सा डिपॉजिट है, आइए देखते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द चिट फंड, ये डिपॉजिट नहीं होता, इसलिए अलग गाइडलाइंस हैं। अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रमोटर बाय द वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन ड्यू टू द स्टिपुलेशन बाय द लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी डिपॉजिट नहीं होता, क्योंकि आप लोन एग्रीमेंट की कंडीशन के कारण पैसा ला रहे हैं। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, इनके पास अपनी सुरक्षा है, तो ये भी डिपॉजिट नहीं होता। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब एक्चुअल में ये भी डिपॉजिट नहीं है। अब ऊपर लिखा कौन सा डिपॉजिट है, तो यहां पर ना एक यहां पे गड़बड़ मेरे से क्वेश्चन बनाने में एक हो गई, यहां पे मुझे लिखना था इंटरेस्ट बियरिंग, तो अब ये डिपॉजिट नहीं है, तो डी अब करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो इसलिए जिनका भी कुछ गड़बड़ मार्क्स कटे हो यहां पर पूरे दे देना, अपने आप को पूरे दे देना भाई, घबराना मत। अब एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में क्या आता है? एलिजिबल कंपनी, हाँ जी, क्या होती है एलिजिबल कंपनी? चलिए, अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 10 रुपीज और टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 रुपीज, छोड़ो। आगे, अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज, छोड़ो। अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज और टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सी और डी में फर्क क्या है? और एंड का ध्यान रखना, ये और ये एंड, तो और लिमिट में और है, ध्यान रखना, आधे तो इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे। 11th क्वेश्चन, ए लिमिटेड बीइंग एन एलिजिबल कंपनी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक प्रोसीड्स फॉर सच एक्सेप्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल ओनली, डिसाइड एज टू विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए लिमिटेड क्या है? एक एलिजिबल कंपनी है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है पब्लिक से टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, अपनी पेड अप शेयर कैपिटल तक की लिमिट तक ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। A certificate to the statutory auditor of the company shall be attached in form number DPT1 stating that the company has not committed default, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सर्टिफिकेट आएगा। The company is required to deposit repayment reserve, ये भी डिपॉजिट करना ही पड़ेगा कंपनी को। Every company which accept public secure deposit from the public shall within 30 days acceptance create a charge, बिल्कुल चार्ज भी क्रिएट हो गई होगा। Prior consent by the mean of special resolution नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल तक ले रही है, तो पेड अप कैपिटल तक सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डी, ओआर चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Decide as to which out of the following requirement is applicable to the Astha Private Limited, that is a company which intend to accept deposit from its members up to 50% of the paid up share capital. Private Limited company वैसे तो 100% तक भी accept कर सकती है। फिर a certificate of the statutory auditor of the company shall be attached in form number DPT1. Okay. Issuance of circular to the member. Okay. A company is required to pass a resolution in the general meeting for acceptance of deposits from its member. एक बात ध्यान रखना, कंपनी 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर
कर सकती है, कर रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर 100% तक ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर 100% तक भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो ना तो कंपनी के ऊपर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आती है, ना सर्कुलर की रिक्वायरमेंट आती है, ना ही डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व की रिक्वायरमेंट आती है, परंतु कंपनी के ऊपर रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट फिर भी है। तो इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट फिर भी एप्लीकेबल है रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग की। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, decide as to which out of the following requirement is not applicable to Zen Private Limited, a company which intend to accept deposit from its member and having no investment from any other body corporate or no borrowing as well। okay, तो ऐसी कंपनी के ऊपर तो डिपॉजिट की कोई लिमिट ही नहीं होती, ठीक है जी। और दूसरी बात इनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल नहीं हो रही होती, तो यानी कि क्या सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं चाहिए, कि कंपनी को सर्कुलर इशू करना है, नहीं, क्या रीपेमेंट रिजर्व में भेजना है, नहीं, ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कोई भी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो 13th का डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आते हैं 14th पे। आस्था लिमिटेड बीइंग अ पब्लिक कंपनी विच इंटेंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 5 months from its members with the following details। पब्लिक कंपनी है, 5 महीने का डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट करना चाह रही है। पब्लिक कंपनी 5 महीने का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रही है मेंबर से। वैसे पब्लिक कंपनी तुम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर से? अगर मैं बात करूं, अगर आप एलिजिबल कंपनी नहीं हो तो फिर आप 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक एक्सेप्ट कर सकते हो, 35%। तो यहां पर अच्छा, मगर अगर 3 से 6 महीने तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो वो 10% हो सकता है, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पर पेड अप कैपिटल कितनी है? 100, सिक्योरिटी प्रीमियम 50, फ्री रिजर्व 50, तो 100 प्लस 50 प्लस 50 200, 200 का 10% इज इक्वल टू 20 हो गया। मगर ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग डिपॉजिट 3 से 6 महीने का कितना है? 16, तो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि फर्दर 4 लाख का डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। समझ आई बात? फर्दर 4 लाख का डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं दोबारा बोल देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कंपनी पब्लिक कंपनी है, नॉर्मली पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से 35% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अगर पब्लिक से मंगा रही हो तो, अगर मेंबर से मंगा रही हो। और अगर पब्लिक से मंगा रही हो तो फिर लिमिट चेंज हो जाती है कि गवर्नमेंट कंपनी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो 25% पब्लिक से, 10% मेंबर से, ठीक है। चलिए, बट ये एलिजिबल कंपनी कहीं लिखा नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मल पब्लिक कंपनी होगी तो मेंबर से 35% की लिमिट है, परंतु 3 से 6 महीने की मैक्सिमम डिपॉजिट 10% है। तो इसलिए 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम बना 200 का 10% 20 माइनस 16 ऑलरेडी हो चुका है, तो 4 बचा, तो 4 का फर्दर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निरुपमा प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ प्राइवेट कंपनी विच इंटेंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो 100% तक एक्सेप्ट कर सकती है ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फिर 100% ये बना 200 माइनस ऑलरेडी कितना एक्सेप्ट कर चुके हो 160, तो बैलेंस कितना बचा 40। लो जी, 40 लाख तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। जे प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी। अच्छा, अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी में जो है ना, इन्हें कहा जाता है स्टार्टअप कंपनीज। आपसे ना इस तरीके का सवाल पूछेगा नहीं, वैसे आपको सीधा लिख के देगा ये स्टार्टअप कंपनी है, तो ध्यान रखना ये स्टार्टअप कंपनी मानी जाती है, स्टार्टअप्स मानी जाती हैं। ठीक हो गई इतनी बात? एंड एस्टैब्लिश्ड 2 years ago इंटेंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। हाँ जी, क्या इन कंपनीज के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की लिमिट है? नहीं, स्टार्टअप कंपनीज पे पहले 10 साल तक कोई भी लिमिट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए, जे प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ प्राइवेट कंपनी एंगेज इन द सर्विस सेक्टर एंड नॉट क्लासिफाइड एज अ स्टार्टअप इंटेंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्टार्टअप्स नहीं है, आपको लिमिट निकालनी है तो 100% की लिमिट है, और क्या? तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 300 में से कैपिटल रिजर्व तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो 300। आपकी लिमिट कितनी आई? 300 लाख का डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है, तो यानी कि कोई एग्जिस्टिंग डिपॉजिट भी नहीं है, तो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। आगे, ए प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द वाई लिमिटेड। अच्छा, ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इट बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या बन जाएगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, ध्यान रखना। इंटेंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विद द फॉलोइंग डिटेल, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व।
अब एक काम आप कर सकते हो, सबसे पहले तो ये देख लो कि सर ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो बन गई, अब एलिजिबल है कि नहीं है। तो मुझे टर्नओवर और नेटवर्थ दोनों क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। क्या टर्नओवर और नेटवर्थ में से कोई भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है? सर हाँ जी, हाँ जी, टर्नओवर मीट कर रहा है 700 करोड़। अरे भाई करोड़ नहीं है, लाखों में है, तो दोनों में से कोई भी मीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आई। पब्लिक कंपनी है बट एलिजिबल नहीं है, तो फिर अदर देन एलिजिबल कंपनी कितने तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? ये केवल पब्लिक से तो कर नहीं सकती, तो मेंबर से कर सकते हैं 35% तक। आइएगा 35% ऑफ पेड अप कैपिटल 100 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 100 प्लस फ्री रिजर्व 100, तो 300 का 35% बना 105। अच्छा ऑलरेडी कितना है? कोई ऑलरेडी है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 105 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बताओ जी, कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19। Z Limited intend to accept deposit with the following detail. Public limited company है, they intend to accept deposit with the following details: paid up capital, turnover, security premium, free reserve, capital reserve। अच्छा अब जरा ध्यान रखना, यहाँ पे करोड़ में फिगर है और टर्नओवर ही 700 करोड़ है, तो इसका मतलब एलिजिबल कंपनी बन गई। दिमाग लगा लेना, ठीक है। अब एलिजिबल कंपनी बन गई तो ये डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं? 25% तो कर सकते हैं जी पब्लिक से और 10% मेंबर से। तो 25% पहले तो निकाल लो जी, 25% ऑफ 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 300 का 25% कितना हो गया? 75। अच्छा ये तो हो गया पब्लिक से, और 10% मंगा सकते हैं मेंबर से, तो 30 करोड़ मेंबर, 75 करोड़ फ्रॉम पब्लिक, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, आगे फिर कहता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कौन सा पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता? पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 120 एंड टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। नेटवर्थ तो मीट हो गया ना, तो दे कैन डिपॉजिट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, क्योंकि 100 करोड़ की लिमिट है, टर्नओवर बेशक कम हो। Banking company, they can accept deposit. Non-banking finance company, they can accept deposit. Any housing finance company having applied for registration, oh my God, भाई साहब वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच आर रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट दे merely applied for registration, no, they cannot accept। ठीक है। Question number 21. A Limited having the paid up share capital of rupees 40.50 crore and having accepted deposit from the public now want to remove its deposit trustee. Oh, deposit trustee को हटाना चाहते हो? अच्छा तो फिर क्या रिक्वायरमेंट क्या है? सभी के सभी डायरेक्टर जो मीटिंग में प्रेजेंट होंगे उनकी कंसेंट वो फेवर में आने चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में जरूर होना चाहिए, तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा था ये तो। क्वेश्चन नंबर 22. In case the depositor desire to accept deposit in joint name, तो मैक्सिमम कितने नामों पर डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है? अभी हमने देखा कितना, 3 नामों पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23. Within a period of dash days from the date of receipt or realization of check, the company is required to furnish a deposit receipt. कितने दिन में इशू हो जाती है? 21 डेज के अंदर, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। जॉइंट डिपॉजिट मे बी एक्सेप्टेड विद और विदाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको बताना है। जॉइंटली बिल्कुल ठीक, आइदर और सर्वाइवर बिल्कुल ठीक, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम और सर्वाइवर ये गलत है, एनीवन और सर्वाइवर ठीक, ये थर्ड ऑड वन आउट है, क्योंकि इस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होता। जॉइंटली हो सकता है आइदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर ऐसा हो सकता है। कंपनी विच फेल टू रीपे द डिपॉजिट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। अब ये पेनल्टी की यहां पर बात हुई थी, चलिए जी ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये सारे आंसर्स आपके दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी ये वो क्वेश्चन थे जो इस बार आए हैं पेपर के अंदर, इस बार आए हैं ना सितंबर के पेपर में, वही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने इस बार के पेपर में भी डाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता था सैब हेल्थ प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर वर्थ ऑफ रुपीज
5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each and it was fully subscribed and partly paid at ₹50 each. The company made a call to all its subscribers to pay a sum of ₹30 for each share held by them. Mr. GH, a subscriber to the share of the company holding 10,000 share, paid all the money due on the share held by him in advance. Okay. कंपनी ने पार्टली पेड अप शेयर थे 50 रुपए और 30 रुपए की एक और कॉल मंगाई है, बट जीएच नाम के सब्सक्राइबर ने सारी कॉल एडवांस में पे कर दी है. लेटर जीएच क्लेम्ड द इंटरेस्ट ऑन द मनी एडवांस बाय हिम एंड आल्सो द डिविडेंड. ओके, इज दिस क्लेम जस्टिफाइड? Another shareholder LK holding 15,000 share did not pay the first call. उसने फर्स्ट कॉल ही नहीं दी थी. Okay, so the director called upon him to pay the entire amount due by him in respect of the share held by him. तो भाई साहब एक काम करो, तो जितना भी आपका अमाउंट ड्यू है यानी कि 50 + 3 80 रुपए अब आप पे कर दो. तो आपको एग्जामिन करना है. अच्छा, एक ने कॉल्स इन एरियर चल रहा है, दूसरे ने कॉल्स इन एडवांस पे कर दिए हैं, यानी कि एक का कॉल्स इन एरियर चल रहा है तो कंपनी ने पिछली प्लस अगली दोनों कॉल्स मिला के मंगाई है, यानी कि सेक्शन 49 कॉल मस्ट बी ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस. ये वाला सेक्शन लग रहा है दूसरे वाले के लिए. किसके वाले के लिए? एलके के लिए. बट जीएच के लिए कॉल्स इन एडवांस की बात हो रही है, तो यानी कि सेक्शन 50. फिर हमारे लिए बात हो रही है डिविडेंड की, तो फिर सेक्शन 51. अब 50 हो कॉल्स इन एडवांस या 51 हो जहां डिविडेंड की बात हुई हो, दोनों में एक बात कॉमन है. वो क्या? कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है और उस पर इंटरेस्ट भी पे कर सकती है अगर आर्टिकल इस बात के लिए ऑथराइज करे. पूरे क्वेश्चन में कहीं आर्टिकल के ऑथराइजेशन की बात नहीं है. सिमिलरली कंपनी डिविडेंड भी पे कर सकती है पार्टली पेड अप शेयर्स पर अगर आर्टिकल इस बात के लिए ऑथराइज करे. तो आर्टिकल का ऑथराइजेशन की कहीं बात ही नहीं है. तो अब मैं क्या मानूं, आर्टिकल ने ऑथराइज किया है या नहीं किया? तो मुझे आंसर भी ग्लोबल रखना चाहिए. वो क्या? कि कंपनी ऐसा पे कर सकती है, इंटरेस्ट भी पे कर सकती है अगर आर्टिकल ऑथराइज करेगा. तो मैं इस तरीके से आंसर बनाऊंगा. बट फिलहाल कितने सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं देखिएगा. 49 अट्रैक्ट हुआ, 50 अट्रैक्ट हुआ, 51 अट्रैक्ट हुआ. तो मैंने पहले तीनों सेक्शंस लिख दिए. 50 भी लिख दिया, 51 भी लिख दिया, 49 भी लिख दिया. 50 क्या कहता है? कॉल्स इन एडवांस की बात करता है. पहली बात ऑथराइजेशन चाहिए एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. फिर इंटरेस्ट की पेमेंट जो है कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे किया जा सकता है अगर आर्टिकल कहेगा और एट द रेट सो प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल. ठीक है ना. तो फिर उसके बाद 51 क्या कहता है? पेमेंट ऑफ कॉल्स. वो बात करता है कि अगर मान लीजिए डिविडेंड जो है अगर कंपनी पे करना चाहती है प्रोपोर्शनेटली पार्टली पेड अप शेयर्स पे भी, तो कंपनी पे कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वो आर्टिकल के ऑथराइजेशन पे ही पे होना चाहिए. अच्छा, फिर तीसरा सेक्शन 49 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कि कॉल जब भी मंगाई जाएगी यूनिफॉर्म मंगाई जाएगी सभी के सभी शेयर्स पर, और यहां पर एक शेयर होल्डर से अलग मंगाई जा रही है. तो हमने कानून एक और पढ़ा, सेक्शन 49 के अंदर प्रोवाइजो था कि अगर किन्हीं शेयर्स पर पेड अप अमाउंट डिफरेंट है तो वो डिफरेंट क्लास के माने जाएंगे और डिफरेंट क्लास पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉल मंगाई जा सकती है. तो जो दूसरा शेयर होल्डर था जिससे पिछली कॉल प्लस ये वाली कॉल मिला के मंगाई है, तो कंपनी जस्टिफाइड है, मंगा सकती है, क्योंकि प्रोवाइजो के अंदर फॉल कर जाते हो आप. अब एक एक करके अगर हम बात करें तो कंक्लूजन. सबसे पहले क्लेम बाय जीएच. जीएच कहता है कि मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, मुझे डिविडेंड भी चाहिए. भाई मिल सकता है अगर आर्टिकल ऑथराइज करे. तो मैं ग्लोबल आंसर रखूंगा कि ही कैन क्लेम डिविडेंड ऑन द पार्टली पेड अप शेयर्स आल्सो इफ द आर्टिकल सो ऑथराइज. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस इफ द आर्टिकल सो ऑथराइज. अब मुझे तो लिख के नहीं दिया हुआ कि आर्टिकल ने ऑथराइज किया कि नहीं, तो मैंने ऐसे ही लिखना है कि अगर आर्टिकल ऑथराइज करेगा तो. फिर उसके बाद डिसीजन बाय डायरेक्टर, जहां पर एलके को कहा गया है कि पूरा अमाउंट पे करो, पिछला प्लस ये वाला. तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं देख रहा था कि जब इसका क्वेश्चन पेपर आया तो कई टीचर यूट्यूब पे बता रहे थे ये पॉसिबल नहीं है. कमाल कर दी. सेक्शन 49 के अंदर ध्यान से पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है. आगे क्वेश्चन नंबर 2. Dolls Toys Limited is having a net worth of 310 करोड़, paid up share capital of 200 करोड़, free reserve and security premium of 110 करोड़ and turnover of 300 करोड़. Dolls Toys Limited want to accept deposit from the public other than its members. अच्छा, पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहते हैं मेंबर्स को छोड़कर, यानी कि 25% की लिमिट आ गई. Referring to the provision, state whether Dolls Toys Limited is permitted to accept the deposit from the public other than its members. Okay. देख लेते हैं एलिजिबल कंपनी है कि नहीं. पहली बात, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यस. नेटवर्क 310 करोड़, हो गया काम, बस. और कोई जरूरत ही नहीं है देखने की. अब मुझे टर्नओवर देखने की जरूरत ही नहीं है 300 करोड़ की. ठीक है ना.
तो पहली बात, वेदर टॉल्स्टॉयज लिमिटेड इज परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि पब्लिक से डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई एलिजिबल कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हालांकि आंसर की शुरुआत डिपॉजिटर्स से की हुई है कि डिपॉजिटर्स कौन होता है, पब्लिक भी डिपॉजिटर है, मेंबर भी डिपॉजिटर है, बट जिन्होंने फिर भी डिपॉजिटर नहीं भी लिखा है तो मैंने उनका मार्क्स काटा नहीं है, डोंट वरी। यहाँ पर फिलहाल मेन मार्क्स मिलेगा यहाँ पर, जहां पर सेक्शन 76 की डेफिनेशन आपने लिखी है। उसके बाद इन द गिवन केस रॉयल्स चॉइस की नेटवर्थ क्योंकि 310 करोड़ है तो एलिजिबल कंपनी है, तो इसका मतलब ये परमिटेड है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। फिर उसके बाद सेकंड कहता है इट इज फर्दर मेंशन्ड दैट रॉयल्स चॉइस लिमिटेड इज इन द अर्जेंट नीड ऑफ द फंड एज वन ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्टर इज ऑन द वर्ज ऑफ द कंप्लीशन एंड इट इज प्रॉमिसिंग टू रीपे द डिपॉजिट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। 4 महीने के अंदर डिपॉजिट पे करना चाह रही है, तो कितना हो सकता है, 3 से 6 महीने तक, 10% मैक्सिमम। इज रॉयल्स चॉइस लिमिटेड परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विद द रीपेमेंट ऑफ 4 मंथ्स? यस, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा हो सकता है, यस। तो नॉर्मली हमने कहा जी टेन्योर 6 महीने का से कम का नहीं होता, मैक्सिमम 36 महीने का हो सकता है, बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन ये है कि 10% तक। अच्छा, गलती से भी पेपर में PUC प्लस FR प्लस SP जिन्होंने लिखा हो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखने ना, तो ऐसा ढंग का लिख के आना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। विकी लिमिटेड एंगेज, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल। इट इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर। द कंपनी हैज नॉट मेड डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर और इंस्टीट्यूशनल लोन विद इंटरेस्ट। द कंपनी एडवर्टाइज्ड अ सर्कुलर इन द न्यूज़पेपर डेटेड 20th September 2020 इनवाइटिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, पब्लिक एंड मेंबर दोनों से मंगाया जा रहा है। द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, पेड अप कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, फ्री रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ओके, द कंपनी इज इन द एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ फॉर प्लान ए। प्लान ए के लिए 4 महीने का डिपॉजिट मंगाया जा रहा है एंड प्लान बी के लिए 36 महीने का। अच्छा, एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल कंपनी। सबसे पहले तो एलिजिबल कंपनी, क्योंकि उसने पूछा है तो एलिजिबल कंपनी को डिफाइन कर देना चाहिए। एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक नॉन मेंबर से फॉर प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए देखो जी, 4 महीने का पहले लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 10%। फिर प्लान बी की लिमिट निकाल लेना कि भाई 25% बनती है, जिसमें से प्लान ए में कुछ चला गया होगा तो बाकी बचा प्लान बी के लिए। कैसे, क्योंकि ओवरऑल 25% है ना, तो सबसे पहले प्लान ए की लिमिट देखो जी कितनी है, प्लान ए देखो जी कहां गया, प्लान ए की लिमिट ये निकली 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 11 करोड़, ये निकली प्लान ए की लिमिट। अब प्लान बी के लिए निकली 25%, माइनस जितना में निकले उसमें से -11 कर दो तो बैलेंस लिमिट निकली 16.5 करोड़ प्लान बी के लिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब सवाल उठा कि 5 नंबर पे क्वेश्चन था, मैंने हालांकि मार्क्स काटे नहीं हैं किसी के भी, अगर किसी ने भी ये सेक्शन 180 वगैरह के प्रोविजन नहीं भी लिखे हैं तो भी मार्क्स कटे नहीं हैं। हालांकि आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, बट लेंथ बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। जरूरत नहीं थी, जिसने नहीं लिखा मार्क्स नहीं कटे हैं, डोंट वरी। बट लेंथ बढ़ाने के लिए मुझे अगर 5 नंबर पे जरूरत पड़े तो मैं लेंथ बढ़ाने के लिए ये चीजें लिख सकता हूं कि कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, और ये तो जरूर लिखना चाहिए, इस पे मार्क्स कटे हैं कि जिन्होंने नेटवर्थ को एक्सप्लेन नहीं किया कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है और ये एलिजिबल कंपनी है कि नहीं, तो इस चीज पे मार्क्स जरूर कटे हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पोर्शन बनता है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विकी लिमिटेड कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक अंडर प्लान बी इन केस इट इज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। भाई साहब, अगर प्लान बी के अंदर कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे? अगर आप होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी हो तो आप गवर्नमेंट कंपनी हो, तो इसका मतलब फिर आपकी लिमिट कितनी है, 35%। तो आप 35% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे। प्लान बी के अंदर 35% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे। लो जी, तो ये था हमारा पूरे का पूरा टेस्ट का डिस्कशन। अब ऐसे ही यम्बा टेस्ट डिस्कस हुआ, अब हम अगला टेस्ट डिस्कस करेंगे आकाश, बट फिलहाल उसकी अभी सबमिशन की लिमिट चल रही है। आप ट्यूसडे तक, आने वाले ट्यूसडे तक सबमिट कर सकते हैं, तो मैं उसी के बाद ही, ट्यूसडे के बाद ही उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन शेयर करूंगा। ठीक है, मीनवाइल थैंक यू, बाय बाय। टेस्ट देते रहो, बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट देते रहो। बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए, और मेरी टीम जो टेस्ट चेक कर रही है वो भी कर रही है, तो हमारी मेहनत को आप भी सफल कर दो और टेस्ट देते रहो प्लीज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।